आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल द बैलेंस शीट पर स्वागत है। आज इस कड़ी में, इस एपिसोड में अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? हमारा उद्देश्य है, मतलब ये द बैलेंस शीट YouTube चैनल का उद्देश्य है क्लास 11, 12, CA, CMA, MBA जो भी जिसमें भी अकाउंटिंग की पढ़ाई होती है उस सभी के लिए, कंप्यूटर एग्जामिनेशन उसके लिए भी ये सब सारे सिलेबस को कवर करता हुआ चलेगा। उम्मीद है तुम लोग इससे फायदे उठाओगे, यूजफुल तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तो आज की चलते हैं लेक्चर की तरफ। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फंडामेंटल आइडियाज है और अजम्पशंस है जो कि इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम का फाउंडेशन तैयार करता है। ये इंश्योर करता है जो भी अकाउंटिंग में हमारा ये है, अकाउंटिंग में इंफॉर्मेटिव आनी चाहिए और कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए अकाउंटिंग में। इंफॉर्मेटिव में तो एक रूपता, कंसिस्टेंसी में लगातार, क्लैरिटी में साफ सुथरा, लॉजिकल में तर्क संगत होना चाहिए अकाउंटिंग में। तो फंडामेंटल आइडियाज क्या है और अजम्पशंस क्या है, ये सब कंसेप्ट में, प्रिंसिपल्स में, कन्वेंशन में हम लोग जानेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेक्चर में। आज इस लेक्चर में जानेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है। बिना इस कंसेप्ट के अकाउंटिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, अनरिलायबल होगा, इनकम्पेरेबल होगा, बहुत ही भ्रमित करेगा, विश्वसनीय नहीं रहेगा और हम लोग कंपेयर नहीं कर सकेंगे एक दूसरा ये से। तो पहला आता है कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस ओनर जो है दोनों सेपरेट अलग हैं। अकाउंटिंग का ही में, अकाउंटिंग नज़र में दोनों अलग अलग है। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। मतलब क्या है, बिजनेस जो इसका अपना अलग आइडेंटिटी है, पहचान है। ओनर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ओनर इन्वेस्ट करता है 5 लाख बिजनेस में, ये उसका कैपिटल हुआ कंपनी का बिजनेस में। लेकिन अगर ओनर 20,000 ड्रॉ कर लेता है अपने लिए तो ये ड्राइंग्स हो गया। तो एक शॉपकीपर जो अगर अपने होम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है अपने बिजनेस के इसको यूज करके, तो ये उसका अपना हो गया। इस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ये ड्राइंग के में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज बिजनेस एक्सपेंसेस जो है वो ओवर स्टेटेड हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो ये उसका ड्राइंग हुआ, ड्राइंग्स में आएगा। ये करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन में मदद करेगा, सुनिश्चित करेगा। इस तरह ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो मेजरेबल होगा मॉनेटरी टर्म्स में वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। मॉनेटरी टर्म्स में मतलब पैसे के ये में मेजर किया जाएगा ट्रांजैक्शन को, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे 40,000 सैलरी पेड किया, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इम्प्लाई ऑनेस्टी जो है, जिसको मॉनेटरी टर्म में पैसे के रूप में गिना नहीं जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ब्रांड रिपुटेशन नॉट रिकॉर्डेड अनलेस परचेज। गुडविल को जब तक खरीदा न जाए तब तक ये उसको मॉनेटरी टर्म्स में न लाया जाए तब तक वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है ना। केस स्टडी किया, इन्फोसिस जो है अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया और उसके स्किल को बढ़ाया, लेकिन स्किल को हम लोग मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो असेट्स के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए, लेकिन आल्सो फॉर लिमिट इंफॉर्मेशन को लिमिट किया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में देते हैं। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? कंपनी जो बिजनेस जो है लगातार चलती रहेगी अनिश्चित काल के लिए, कभी बंद नहीं होगी, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आता है। जैसे मशीनरी जो है अपने पूरे यूजफुल लाइफ में जितना साल तक उसको रहना है उसमें डिप्रिशिएट करती है। मान लो 10 साल डिप्रिशिएट करेगी, ये गोइंग कंसर्न है। और प्रीपेड एक्सपेंसेज है पहले से, जैसे इंश्योरेंस हो गया या और कुछ तो प्रीपेड पहले कर दिया गया, ये कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ता जाएगा, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आया। और लॉन्ग टर्म लोन जितना है फुल वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। केस स्टडी के रूप में देखते हैं, इसे समझते हैं
कि एयर इंडिया को बहुत लॉस हुआ अपने, लेकिन वो भी अकाउंट जो है गोइंग कंसर्न में प्रिपेयर किया, क्योंकि गवर्नमेंट इसे जारी रखना चाहती थी एयर इंडिया को, कि एयर इंडिया में हमेशा रनिंग करता रहे, चलता रहे। तो जो भी कॉस्ट है उसको आने वाले साल तक स्प्रेड किया जाता है इसमें, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आता है। अब है चौथा कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट नॉट मार्केट वैल्यू। असेट्स जो भी खरीदा गया है उस ओरिजिनल प्राइस पे, कॉस्ट पे, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू को। फॉर एग्जांपल लैंड अगर जमीन खरीदी गई 50 लाख में, तो इसको 50 लाख ही दिखाया जाएगा, उसको माइनस हर एक साल डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया जाएगा। इसके बावजूद कि मार्केट वैल्यू 2 करोड़ क्यों ना हो जाए, कितना करोड़ कितना हो ना जाए, तभी ये वो जो लैंड खरीदा गया है उसको 50 लाख ही दिखा जाएगा, बाकी उसको डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। कैसे समझते हैं, रिलायंस रिफाइनरी जो है 10 साल पहले, काफी साल पहले जमीन खरीदी थी, ये अभी भी अपने फाइनेंशियल बुक में उसी कॉस्ट पे दिखा रही है, और डिप्रिसिएशन माइनस करते हुए ये क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू मैनिपुलेट प्रॉफिट जो होता है मार्केट वैल्यू से, उसको रोकता है ये कॉस्ट कंसेप्ट। ये बहुत जरूरी है कि जो भी मार्केट वैल्यू होगा, अगर लैंड का बहुत बताया 2 करोड़ हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने से रोकता है, हम वैसा नहीं दिखा सकते इस पर, ये कॉस्ट कंसेप्ट में आता है। ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी, लेकिन हमेशा रिलेवेंट नहीं होता। पांचवा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बिजनेस जो है का लाइफ जो है स्मॉल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे 1 साल, यूजुअली 1 साल फाइनेंशियल ईयर होते हैं 1 साल के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट करने के लिए। इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग अकाउंट, ये हर एक साल हम लोग तैयार करते हैं और इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को सब कर देते हैं। और इसका स्टडी क्या है, कंपनी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो, लेकिन इसको हम हर एक 5 साल की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, 5 साल पे इसको हर एक साल करेंगे इसका रिकॉर्ड। ये स्टेक होल्डर्स को ये मदद मिलती है कि हर एक साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसको ट्रैक करने में मदद मिलती है। इसलिए टाइमिंग रिपोर्ट को सुनिश्चित करना है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट 1 साल का है, अकाउंटिंग पीरियड उसको जारी रखे, कंटिन्यू रखे। अब छठवां है मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करना जरूरी है। सेम पीरियड में एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करना बहुत जरूरी है। मान लो एग्जांपल के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी मार्च में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मार्च में यूज किया गया, लेकिन अप्रैल में पेड किया गया, लेकिन इसको मार्च के अकाउंट में दिखाया जाएगा। केस स्टडी के लिए जैसे अमेजन जो है दिवाली एड्स में करोड़ रुपया खर्चा करती है, इसको एक्सपेंस के रूप में दिवाली क्वार्टर्स अकाउंट में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि सेल हुआ है जो वो उसी पीरियड में हुआ है, बिक्री उसी पीरियड में हुआ है, इसलिए उसी दिवाली क्वार्टर अकाउंट में ही इसको दिखाया जाएगा। ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में। प्रॉफिट कैलकुलेशन ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसी की मदद करता है। अब सातवां है एक्रूअल कंसेप्ट। रिकॉर्ड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इनकम और एक्सपेंसेस को उसी समय रिकॉर्ड करो जिसमें वो हुआ है, न कि कैश जब रिसीव करेंगे या पेड करेंगे उस वक्त। फॉर एग्जांपल के लिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसको एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना है। रेंट रिसीवेबल, इसको इनकम के रूप में रिकॉर्ड करना है। सैलरी के लिए कोई सीए फर्म है, मार्च में प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है लेकिन मई में रिसीव करता है, तो इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा मार्च में, न कि मई में। ये फिनेंशियल परफॉर्मेंस को सही दिशा में सही चीज दिखाता है, सुनिश्चित करता है। एक्रूअल कंसेप्ट समझ गए होंगे। एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, जिस समय खर्चा हुआ, जिस समय इनकम हुआ, उसी समय रिकॉर्ड करना, न कि उस कैश को रिसीव करना, किस समय रिसीव करेगा, किस समय पेड करेगा, उस वक्त को नहीं काउंट करते हैं। अब ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका 2 असर होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। ये इंश्योर करता है, ये फंडामेंटल इक्वेशन, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर एग्जांपल बिजनेस फर्नीचर खरीदती है कोई कंपनी 20,000 की,
तो फर्नीचर कहाँ जाएगा? डेबिट अकाउंट में। ये आएगा कैश टू कैश अकाउंट में। केस स्टडी क्या है? एप्पल आईफोन को कैश में बेचती है, तो क्या हुआ? कैश इंक्रीज किया प्लस सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज किया। दीज मेंटेन्स बैलेंस इन अकाउंट्स, ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम का फाउंडेशन। सब पढ़ेंगे सब आगे वाले चैप्टर में। पहले अभी प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन वगैरह देख ले, सब में डिफरेंस क्या है ये सब भी हम लोग जानेंगे। अभी थ्योरी चल रहा है, बाद में न्यूमेरिकल भी देखेंगे। 9वां है कंजर्वेटिव प्रूडेंस कंसेप्ट। जब भी डाउट हो तो लॉसेस को एंटिसिपेट करो, उसको तुरंत लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर का जो प्रॉफिट्स है आने वाला उसको इग्नोर करो, उसको निगलेक्ट करो, उसको नहीं करना है। क्या एग्जाम्पल के लिए डाउटफुल डेब्ट जो आता है उसका प्रोविजन क्रिएट करो। जो भी हमारे फ्यूचर में जो भी हमने किसी को बेचा है सामान, लोन दिया, वो डाउटफुल हो जाता है कि वो हमें रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उस कॉस्ट या मार्केट वैल्यू पर पर लेना है, उसको मेजर करना, उसमें से दोनों में से जो भी लोअर हो, कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे जो भी लोअर होगा उसी पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। और प्रॉफिट को जब तक रिकॉर्ड नहीं करना, जब तक ये सर्टेन निश्चित ना हो जाए कि प्रॉफिट हमारा आने ही वाला है, तब तक इसको नहीं रिकॉर्ड नहीं करना प्रॉफिट को। अब इसे केस स्टडी समझते हैं। हमने एग्जाम्पल केस स्टडी से यूज किया है कि ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी कंपनी प्रेडिक्ट करती है कि उसका जो लेनदार है, डेब्टर है, लौटाने वाला है, उसका पैसा 40,000 वो नहीं पे करेगा, तो तुरंत एक प्रोविजन क्रिएट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कोई प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में होने वाला 3 लाख का, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये प्रॉफिट्स का ओवर स्टेटमेंट को रोकता है। ये प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाए बैलेंस इसमें रिकॉर्ड में, ये सही नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाली बात होगी। अब 10वां है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कोई भी एक मेथड हम लोग चुन लिए, उसे हर एक साल कॉन्स्टेंटली लगातार यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी डिप्रिसिएशन का वैल्यू मेथड है, जैसे डब्ल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड वैल्यू, तो इसमें से एक की चुनना है, उसी को लगातार करना है, लगातार करते जाना, उसको चेंज नहीं करना है बिना कोई रीजन का। जब तक कोई रीजन नहीं हो, वैलिड रीजन ना हो, तब तक हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। केस स्टडी के लिए इन्फोसिस स्ट्रेट लाइन मेथड कंसिस्टेंटली यूज किया है। इन्वेस्टर्स ईयर बाय ईयर सही ढंग से विश्वास के साथ परफॉर्मेंस को, इन्फोसिस के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता है, पिछले साल में क्या अंतर आया प्रॉफिट में, उसका परफॉर्मेंस में, ये सही मायने में पता चलता है। नेक्स्ट है 11वां मेटेलिटी कंसेप्ट। कोई भी सिग्निफिकेंट आइटम्स है उसको रिकॉर्ड करना है ताकि वो डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर सके, प्रभाव डाल सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पेंसिल 5 रुपया खरीदते एक्सपेंस, इसको जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करना। जैसे लैपटॉप अगर 50,000 खरीद ली, सेट हो गया, इसको रिकॉर्ड करना है। एडी के रूम समझते हैं, अमेजन जो है वो स्टेपलर कॉस्ट को सेपरेटली अकाउंट्स में नहीं दिखाता क्योंकि मटेरियल नहीं है, ये सही नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन 5 करोड़ का सॉफ्टवेयर परचेज किया, इसको जरूर दिखाना है। ये अननेसेसरी डिटेल्स को रिड्यूस करता है, कम करता है। अब ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, 12वां ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो वेरिफिएबल एविडेंस पे होना चाहिए, न कि अजम्पशन पर। जो हम अजम्पशन है मान लेते हैं उस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग एविडेंस जो सबूत है उसको वेरीफाई कर सके उस पर होना चाहिए। जैसे परचेज के लिए इनवॉइस जरूरी है, पेमेंट्स के लिए रिसिप्ट जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। जैसे स्टडी के लिए सत्यम स्कीम फेल कर गया, क्यों? इसका ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि यो फेक कैश बैलेंस दिखा रहा था जो कि गलत था। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव एविडेंस यूज करते हैं ताकि उसे फ्रॉड को रोका जा सके, उसे धोखाधड़ी को रोका जा सके। ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट जो है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को बढ़ाता है, विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करते हैं, एक मानक पर लाते हैं, मैनिपुलेशन को, धोखाधड़ी को होने से रोकते हैं, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाते हैं, ऑडिटर को गाइड करते हैं, लॉजिकल साइंटिफिक फिनेंशियल रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हैं। बिना इस कंसेप्ट के फिनेंशियल स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, भ्रमित करेगा, जो कि
अविश्वास पैदा करेगा अगर हम लोग ये अकाउंटिंग कंसेप्ट को लागू नहीं करते, नहीं अपनाते हैं। अब एक ही टेबल में सबका एग्जाम रेडी समरी टेबल है, जिसको एग्जामिनेशन से बहुत मदद मिलेगी। जैसे कंसेप्ट है, की आइडिया है, एग्जाम्पल है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर। एग्जाम्पल ड्राइंग्स एंड कैपिटल, इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं। मनी मेजरमेंट, ओनली मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय स्किल नॉट रिकॉर्डेड, गोइंग कंसर्न, बिजनेस कंटिन्यू, डिप्रिसिएशन लगातार कंटिन्यू करता है। कॉस्ट, रिकॉर्डेड कॉस्ट, लैंड एट परचेज प्राइस। अकाउंटिंग पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड, 1 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैचिंग, मैचेज एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू, दिवाली रेट्स एंड विद दिवाली सेल्स। Accrual record when incurred or standing salary. Dual aspects, every transaction has two effects, cash plus sales. Conservatism, expect losses, provision for bad debts. Consistency, same methods, same depreciation. Materiality, only important information, ₹5 paid not recorded as asset. Objectivity, evidence based, invoice and contract. तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और हम बता रहे कि सबके सिलेबस का कवर करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया, तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लग रहा है ये। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और अगर कंटेंट अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।